लिखेंगे लीनियर इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जे, लीनियर इम्पल्स। तो लीनियर इम्पल्स जो होता है ये बेसिकली होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज it is the product of it is the product of force and time for which it acts। फोर्स इनटू टाइम होता है। अगर आप देखोगे एफ की वैल्यू, तो एफ क्या लिखोगे आप? एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। फोर्स क्या होगा? एम इंटू ए, या एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहीं से स्टार्ट कर लो, ज्यादा बेटर। एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, राइट। तो यहाँ से एफ डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी पी। तो ये जो एफ डी टी है ये क्या हो जाएगा? इम्पल्स होगा, बट ये एफ डी टी है तो डीजे लिखेंगे उसको। बट इसको इंटीग्रेट कर दिया तो एफ डॉट डी टी, और इंटीग्रेट कर दिया मतलब टोटल एफ डी टी, राइट। यही हो जाएगा इम्पल्स। यही क्या हो जाएगा? इम्पल्स। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? डीपी। बेसिकली जे क्या है? यहाँ से आप देखोगे डीपी से क्या आ जाएगा? डेल्टा पी आ जाएगा। तो जे क्या है? चेंज इन इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, राइट। तो आप ऐसा लिख सकते हैं जे इक्वल्स टू डेल्टा। तो जे की वैल्यू ये आ जाएगी, जे इक्वल्स टू डेल्टा पी, लीनियर इम्पल्स। अब यहां से ये देखो, जैसे अगर मुझे जे की वैल्यू में क्या बोल रहा था, ये एफ डी टी है। एफ डी टी का मतलब क्या होता है? अगर ऐसा इंटीग्रेशन है तो इसको आप एरिया अंडर कर्व भी बोलते हैं, राइट। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, एफ टी ग्राफ या एफ टी कर्व, है ना। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट जो होगी, एसआई यूनिट ऑफ जे, एसआई यूनिट ऑफ लीनियर इंपल्स, एफ टी न्यूटन सेकेंड, राइट। न्यूटन सेकेंड। और ये कैसी क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ जे जो है वो न्यूटन सेकेंड है, और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो जे को क्या लिखेंगे? डेल्टा पी। बेसिकली ये जो इम्पल्स है वो ऐसी चीज है कि जैसे क्या हो गया कि आप, ये कोई ब्लॉक है, राइट। ये कोई ब्लॉक है, आपने कोई फोर्स लगाया यहाँ पे, सपोज dt टाइम के लिए या t टाइम के लिए। तो ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे dt टाइम में फोर्स लगाया, या t टाइम, मान लीजिए t टाइम के लिए फोर्स लगाया, तो इसको क्या मिल गया? एक मोमेंटम मिल गया। पहले ये रेस्ट में था, अभी मूव करने लग रहा है, राइट। पहले ये रेस्ट में था, मूव कर रहा है। सपोज v वेलोसिटी से, ऐसा होता था, एक ब्लॉक है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ इंपल्स दिया होगा, तभी तो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट। तो ये ऐसा था, इस पे एक फोर्स लगाया किसी भी टाइम के लिए, टाइम इंटरवल जो भी आप कंसिडर करना चाहे उसके लिए फोर्स लगाया, और उसमें क्या हो गया कि इसको इम्पल्स मिल गया। तो इम्पल्स कितना मिलेगा? तो जो आपने फोर्स लगाया और जो टाइम इंटरवल है, राइट। तो इम्पल्स आप क्या बोलोगे? एफ, जो भी टाइम इंटरवल आप डेल्टा टी बोलना चाहे, टी बोलना चाहे, ये आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? तो ये जो जे की वैल्यू ये आ गई, पहले ये रेस्ट में था, अभी ये वी वेलोसिटी से जा रहा है। तो आप जे को क्या लिखेंगे? जे इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी, तो आएगा ही, डेल्टा टी टाइम के लिए ये फोर्स लग रहा है ना। एफ इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, एफ इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, टाइम इंटरवल डेल्टा, राइट। तो आप जे को क्या लिखोगे? एफ डेल्टा टी। अब देखो जे को अगर लिखना होगा तो इससे यू कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक। कैसे फाइंड करेंगे? तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये क्या हो जाएगा? एफ डेल्टा टी आ गया। तो यहाँ से पी फाइनल अपने को पता है, मास इंटू वी इनिशियल, इसकी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, राइट। तो एफ डेल्टा टी। तो यहाँ से अब इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है
तो 0 पुट कर देंगे, तो यू कैन फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, राइट। अगर ये रेस्ट में होगा तो रेस्ट की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा mv माइनस m इंटू 0 इक्वल्स टू f डेल्टा v। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू हो जाएगी f डेल्टा t बाई m, राइट। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा लग रहा है तो आप ऐसे लिखेंगे, फिर p फाइनल माइनस p इनिशियल, बिकॉज ये कंपलसरी ये नहीं है ना कि उसकी वेलोसिटी 0 ही होगी, ये मूव भी कर रहा होगा, फिर भी डेल्टा t टाइम के लिए फोर्स लगा दिया, इम्पल्स दिया इसको, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो उस केस में आप उसको ऐसा लिखेंगे, राइट, नोट कर लीजिए। सर एफ इक्वल एफ डी जे इक्वल एफ डी टी लिखे थे ना, फिर हम नीचे एफ डेल्टा टी लिख दिए। अरे यार ये हमेशा तुमको ये डेल्टा टी और dt में इतना क्या आता है समझ में। अरे भाई यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक बार रीड कीजिए, रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पहले किसी डाउट्स को पूछने से पहले एक बार रीड कीजिए क्या लिखा हुआ है, ये रीड करो। एफ इज एक्टिंग ऑन ब्लॉक फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी। डेल्टा टी, तो इस पे इम्पल्स कितना एक्ट कर रहा होगा, एफ इम्पल्स क्या डेल्टा टी होता है, क्या लिखा है इम्पल्स। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो फिर इसमें क्या तुमको प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अच्छा ओके सर। ओके नहीं, ओके नहीं भाई प्लीज, जो कुछ लिखा हुआ है उसको एक बार रीड कीजिए पहले, रीड करते नहीं हो। कभी कभी सॉल्व सॉल्व कर रहा हूं तो सॉल्व कर रहा होता हूं मैं किसी क्वेश्चन को, फिर तुमको उसमें डाउट्स आता है सर ये कहाँ पे गिवन है, तो क्योंकि क्वेश्चन रीड नहीं करते हो, चीजों को रीड करो, है ना, जो कुछ लिखा हुआ है, फिर डाउट्स आएगा तो डाउट्स तो बताऊंगा ही, बट रीड करके अगर पूछोगे ना तो फिर मुझे भी थोड़ा लगेगा कि हाँ इसने कुछ किया है फिर पूछ रहा है डाउट्स, नोट कर लीजिए। ये जो ऐसा लिखा जाता है इसका मतलब इसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट है या नहीं है कभी भी यूज कर सकते हैं, वेरिएबल भी होगा तभी भी यूज कर सकते हैं आप, कांस्टेंट रहेगा तो भी यूज कर सकते हैं आप। अगर ऐसा लिखा जा रहा है इसका मतलब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तभी आप ऐसा लिख सकते हैं। ये सब चीज आपको पहले बताई गई है किसको कैसे लिखना है, राइट। देखिए यहाँ से
एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। टाइम टी है और यहाँ पे फोर्स एफ दिया हुआ है इन न्यूटन, टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। ये ऐसा जा रहा है, फिर यहाँ पे ऐसा है, फिर यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है, राइट। ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा है। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 10 है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 20 है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अ particle of mass, a particle of mass 2 kg is initially at rest, a particle of mass 2 kg is initially at rest. Find the velocity of particle. Find the velocity of particle at the end of particle at the end of 10 second. At the end of 10 second. Find it. हंड्रेड आ रहा है, मास 2 kg, मास को भी यूज करो ना, तुम्हारा फाइनल मोमेंटम आई थिंक आ रहा होगा 100, है ना। फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, फाइनल मोमेंटम 100 आ रहा होगा, राइट। कैसे आएगा, सबसे पहले तो एरिया अंडर कर्व क्या देगा इसका, इम्पल्स। तो इम्पल्स की वैल्यू क्या होगी, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो स्मॉल स्मॉल पार्ट कंसिडर कर लेते हैं। वैसे तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड कर सकते हैं, फिर इसका मैं ऐसा करता हूँ, इसको अलग 1 मान लेता हूँ, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, राइट, और ये 5 है, ऐसा अज्यूम कर। तो जी की वैल्यू एरिया, फर्स्ट का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेकेंड का एरिया क्या आएगा, 2 इंटू 10। थर्ड का एरिया क्या आएगा, इस वाले का एरिया क्या आएगा, 2 इंटू 10, राइट, 2 इंटू 10, इसको डायरेक्टली 2 भी मान सकते। इसका एरिया कितना आएगा, तो हाफ इंटू बेस, बेस इसका कितना है 2, और हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 10, हाफ इंटू 2 इंटू 10। फिर ये ट्रायंगल में हाफ इंटू ये 4 है और ये 20 है, 4 इंटू 20, राइट। तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ये हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 40। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, राइट। तो जे की वैल्यू 100 आ गई, जे क्या आ रहा है अपना 100 आ रहा है। तो जे क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल्स टू 100, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, पी फाइनल क्या होगा, एम इंटू वी फाइनल माइनस एम इंटू वी इनिशियल इक्वल्स टू 100। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया था 10 सेकेंड पे बताना, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक का जो है एरिया कंसिडर कर रहा हूँ। अगर 6 सेकेंड तक ही बोलता तो मैं यहाँ से यहीं तक का एरिया कंसिडर करता, 2 to 6,
क्वेश्चन में जैसा पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है आपको। v m2 इनिशियली कितना था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज 0, रेस्ट में था तो 0 इक्वल्स टू 100। तो 2vf की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, देयरफॉर vf इज 100/2, मतलब ये कितना आ जाएगा 50 मीटर, सब ऐसा यूनिट में है तो 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है दक्ष? सर वो मीटर पर सेकंड इसलिए लिखा ना क्योंकि SI यूनिट में सब कुछ। फोर्स भी एसआई यूनिट में, टाइम भी एसआई यूनिट में, मास भी एसआई यूनिट में, सब एसआई यूनिट में है, तो जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो भी किस में आएगी, एसआई यूनिट में आएगी, इसलिए मीटर पर सेकेंड। ओके सर। So in the second line, J is equals to 10 plus 20 plus 20 plus 10 plus, it will come 20, right? Because 2 will get cancelled with हाफ the हाफ 4. हाफ इंटू 4 इंटू 20, Okay, sir. ये 20 है ना, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 20 है, ये 20 दिया हुआ है ना, Okay, sir. है ना, तो वो Thank you. नेक्स्ट लिखेंगे अपन इम्पल्सिव फोर्स। नेक्स्ट आएगा इम्पल्सिव फोर्स। समझो इसको क्या है। सपोज मैंने एक पार्टिकल कंसिडर किया, लेट्स से पार्टिकल ए इज मूविंग विद वेलोसिटी u1, एंड यहाँ पे कोई पार्टिकल है, पार्टिकल बी इज मूविंग विद वेलोसिटी u2 एंड u1 इज ग्रेटर देन u, तो ये कोलाइड करेगा। तो जब कोलिजन होगा, ड्यूरिंग कोलिजन तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है कि देखो, कोलिजन जो हो रहा है यहाँ पे, ये ड्यूरिंग कोलिजन की अगर आप बात कर रहे हो तो ये पार्टिकल जो है इस पे फोर्स लगा रहा है, ऐसा ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। जब ये कोलाइड होगा तो ये पार्टिकल, जब ये दो पार्टिकल है, अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लूं, ये पार्टिकल है, ये ऐसा जा रहा था, जब कोलाइड होगा यहाँ पे तो ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा। तो जब ये फोर्स लगाएगा, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अभी लेट्स से वेलोसिटी ऑफ ए इज v1 और वेलोसिटी ऑफ बी इज v2। कंपलसरी नहीं है, कि दोनों की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, किसी एक की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है, राइट। तो ये आफ्टर कोलिजन, तो ये जो वेलोसिटी में चेंज आया वो किसकी वजह से आया है, तो ये जो कोलिजन में जो ये फोर्स लग रहा है ना, इसी की वजह से लग आया है। अब ये फोर्स जो लग रहा होगा ड्यूरिंग कोलिजन, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हाई होगा, बट ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लग रहा है, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए ये फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन का टाइम तो बहुत कम होता है, बट ये फोर्स जो लगता है उसका मैग्नीट्यूड हाई होता है, इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है आफ्टर कोलिजन। तो इसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स। ऐसे फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स। तो अ फोर्स ऑफ relatively higher magnitude and acting for shorter time is called relatively shorter time, ऐसा relatively
shorter time is called impulsive force. Is called impulsive force. A force of relatively higher magnitude and acting for relatively shorter time is called impulsive force. उसे क्या बोलते हैं? impulsive force. नोट कर लीजिए. तो impulsive force क्या करेगा? पार्टिकल के मोमेंटम को चेंज कर देगा. सिस्टम के मोमेंटम नहीं, पार्टिकल के मोमेंटम को चेंज कर देगा. इंडिविजुअल पार्टिकल का जो मोमेंटम है उसको चेंज कर देगा. सर वो जो फोर्स लगेगा बिटवीन ए एंड बी वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा ना? राइट. ओके. बी इज लाइक नॉर्मल रिएक्शन इट इज एग्जैक्टली. यस यस. किसी केस में ये नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, किसी केस में ये टेंशन भी आएगा. वो समझ में आएगा. आगे बताओ कैसे क्या हो रहा है. नोट कर लो. और ऐसा नहीं कि इंपल्सिव फोर्स जो कोलिजन में आ रहा है उसी को सिर्फ इंपल्सिव है. एक एग्जांपल लेकर मैं बता रहा हूँ. ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लग रहा है बट इसका मैग्नीट्यूड हायर है, तो ऐसे फोर्स को अपन इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं. ऐसा नहीं कि जो सिर्फ फोर्स कोलिजन में लग रहा होगा उसी को इंपल्सिव बोल दे. क्या लिखा? ऐसा तो नहीं लिखा ना यहाँ पे कोलिजन वाला पार्ट कुछ. क्या लिखा? अ फोर्स ऑफ रिलेटिवली हायर मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग फॉर रिलेटिवली शॉर्टर टाइम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स. मतलब कोई भी फोर्स जब किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रहा होगा, है ना, उसका मैग्नीट्यूड हाई होगा बट वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लग रहा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इंपल्सिव फोर्स. क्योंकि आगे मैं इसको कोलिजन से रिलेट करूंगा, इसलिए मैंने ये कोलिजन वाला एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर किया. ठीक है. डन. नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे अपन. An impulsive force can change. Impulsive force can change the momentum. Can change the momentum of a body in a finite magnitude in a very short time interval. An impulsive force can change the momentum of a body in a finite magnitude in a very short time interval, right? Next, impulsive force जो है ना वो एक relative term. Impulsive force is a relative term. एक relative term है ना. किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तभी आएगा, किसी फोर्स के रेस्पेक्ट में तभी आएगा वो. ऐसे नोट करके कुछ पॉइंट लिखेंगे. कौन कौन सा फोर्स इंपल्सिव हो सकता है. सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर always
नॉन इम्पल्सिव इन नेचर। मतलब कोलिजन भी हो रहा है ना, तो ये नॉन इम्पल्सिव की बात अब कर रहे हैं अपन कोलिजन के रेस्पेक्ट में। तो ड्यूरिंग कोलिजन ये फोर्स कैसा होता है, ड्यूरिंग कोलिजन ये फोर्स कैसा होगा, नॉन इम्पल्सिव होगा। क्यों नॉन इम्पल्सिव है ये फोर्स? ये फोर्स क्यों नॉन इम्पल्सिव है? क्योंकि देखो एक पार्टिकल है ऐसा, अब ये यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ये पार्टिकल ऐसा है यहाँ पे आ रहा है। अब जब कोलाइड होगा, मान लो कहीं यहाँ पे आके ऐसा जा रहा है, कहीं यहाँ पे आके सपोज अभी ये ऐसा है, ऐसा आ रहा है, कहीं यहाँ पे जाके कोलिजन हो रहा है इन दोनों का, ये दोनों कोलाइड कर रहा है कहीं यहाँ पे जाके, राइट। कहीं यहाँ पे जाके जब कोलिजन होगा, तो अब ये बताओ कोलिजन के टाइम पे mg लग रहा है या mg पहले से ही लग रहा है? mg ये इस पे थोड़ी लगाएगा। जब ये कोलाइड हो रहा है, इसी को मैं यहाँ पे ऐसे शो कर रहा हूँ, ये अगर आप देखोगे तो क्या ये ब्लॉक इस पे mg लगाएगा क्या? कोलिजन के टाइम पे क्या लगाएगा ये ब्लॉक इस पे? अगर मैं इसको a अज्यूम कर लूं, ये b है, ए बी, मैं इसको ऐसा शो कर रहा हूं ए बी, तो ये ब्लॉक इस पे क्या लगा रहा होगा? नॉर्मल। और ये ब्लॉक इस पे क्या लगा रहा होगा? नॉर्मल। mg थोड़ी लगा रहा होगा, mg तो ग्राउंड लगा रहा है इस पे, mg तो ग्राउंड लगा रहा है इस पे, राइट। अब वो कोलिजन होगा या नहीं होगा फिर भी लगा रहा है, वो कोलिजन होगा या नहीं होगा फिर भी लगेगा वो mg, राइट। तो यहां पे जब कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इंडिविजुअल पार्टिकल की जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो किसकी वजह से चेंज होगी? तो वो इस इंपल्सिव फोर्स की वजह से चेंज होगी, ना कि mg की वजह से। mg की वजह से पहले जैसा चेंज हो रहा था वो तो चेंज हो ही रहा है। आ रही है बात समझ में? जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, एक पार्टिकल ऐसा जा रहा है, दूसरा पार्टिकल ये ऐसा जा रहा है, ए बी, कहीं यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ पे कोलिजन होगा तो ये ऐसा लगाएगा फोर्स, ये इस पे ऐसा लगाएगा फोर्स, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg की वजह से कुछ चेंज आएगा क्या इसमें? कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो इंपल्सिव फोर्स नहीं होगा वो। आ रही है बात समझ में? सिमिलरली स्प्रिंग फोर्स में भी, स्प्रिंग फोर्स अगर ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, अब ये बताओ ये स्प्रिंग है, तो इस जैसे इसको एक्सटेंड करोगे तो उसकी वजह से जो चेंज आ रहा है वो तो आएगा ही। अब कोई एक पार्टिकल यहां से आ रहा है, कोलाइड कर रहा है इसके साथ इसका कोलिजन हो रहा है, इसके साथ इसका कोलिजन हो रहा है, तो जब कोलिजन होगा ब्लॉक ए बी सी, जब कोलिजन होगा ए और बी का, ए एंड बी का, तो इंपल्सिव फोर्स क्या होगा? इसके बीच लगेगा फोर्स, इसके बीच स्प्रिंग फोर्स थोड़ी लग रहा है, इसके बीच क्या लग रहा होगा? ए जो है बी पे फोर्स लगा रहा होगा, बी ए पे फोर्स लगा रहा होगा, ऐसा नॉर्मल रिएक्शन। तो इंपल्सिव फोर्स स्प्रिंग फोर्स नहीं हो सकता है। ये बात आ रही है समझ में? तो स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज नॉन इंपल्सिव इन नेचर ड्यूरिंग कोलिजन की बात कर रहे हैं अपन। सेकेंड, नॉर्मल रिएक्शन, जैसे यहां पे देखो नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे, तो जो अभी ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो ये इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा, ये इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा, ये इंपल्सिव है। बट ग्राउंड जो इस पे नॉर्मल लगा रहा है ऐसा, ये ग्राउंड जो इस पे नॉर्मल लगा रहा है ऐसा, क्या इस नॉर्मल की वजह से इसके वेलोसिटी में चेंज आएगा क्या इस डायरेक्शन में? नहीं आ रहा है ना, इस नॉर्मल की वजह से आ रहा है। तो ये नॉर्मल इंपल्सिव होगा, ये नॉर्मल क्या होगा? नॉन इंपल्सिव। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो केस डिपेंडेंट होता है। वो क्या होता है? केस डिपेंडेंट, केस पे डिपेंड करता है कि इंपल्सिव होगा या नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स भी केस डिपेंडेंट है, टेंशन देखेंगे आगे कैसे, एंड फ्रिक्शन आर केस डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, केस डिपेंडेंट। अगर नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव है, ऐसा लिख दो, फ्रिक्शन ड्यू टू इंपल्सिव नॉर्मल, ड्यू टू impulsive normal is impulsive in nature। अगर कोई इंपल्सिव नॉर्मल की वजह से फ्रिक्शन आ रहा है, किसकी वजह से? इंपल्सिव नॉर्मल की वजह से अगर फ्रिक्शन आ रहा है, तो वो इंपल्सिव हो जाएगा फ्रिक्शन।
वो क्या हो जाएगा, इंपल्सिव हो जाएगा। ये केस नॉर्मल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे होगा। अब नॉर्मल और फ्रिक्शन तो वही है कि नॉर्मल अगर इंपल्सिव है, इसकी वजह से अगर फ्रिक्शन आ रहा है तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो जाएगा, उसकी वजह से भी चेंज आ जाएगा। टेंशन को आगे देखेंगे कैसे टेंशन इंपल्सिव होगा नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। सर वो आप जो इम्पल्सिव फोर्स इज रिलेटिव टर्म, वो वापस बता सकते हो? रिलेटिव टर्म का मतलब ये है कि अगर किसी के लिए 1000 न्यूटन जो है ये लार्ज फोर्स है, किसके लिए, अगर 1 न्यूटन से कंपेयर करेंगे तो इसके लिए ये लार्ज फोर्स हो जाएगा। लेकिन किसी के लिए अगर कोई एक ऐसा फोर्स है 0.001 न्यूटन का, उसके लिए 1 न्यूटन भी लार्ज फोर्स हो सकता है। यस सर। तो ये एक रिलेटिव टर्म हो गया ना। अच्छा ओके सर। तो वो मतलब मैं स्मॉल फोर्स क्या कंसिडर कर रहा हूँ उसके बेसिस पे? यस। ओके सर। और वो जो नीचे जो स्प्रिंग वाला केस है, जब ए बी के साथ कोलाइड करेगा तो राइट। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा यस। तो फिर स्प्रिंग फोर्स फिर आउटवर्ड्स भी तो एक्ट करने लग जाएगा ना? किस पे एक्ट करेगा वो, बी पर। बी पे एक्ट करेगा ना। हाँ यस। तो अब ये बताओ, बी में जो चेंज आ रहा है, यहां से देखिए, ये तो पहले से इसमें एक्सटेंशन कंप्रेशन जो भी है, यहां से पहले देखिए आप, ये जो ए है बी है, तो इंपल्सिव नेचर का जो फोर्स होगा वो इसके बीच कोलिजन किसका हो रहा है, इस ए बी। सरफेस का और इस सरफेस का हो रहा है ना यार। यस यस। तो फोर्स कहां पे देखना है आपने, बिटवीन ए एंड बी। तो इस सरफेस पे देखना है ना। यस ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है और ये सरफेस इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये या ये देखेंगे कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, सर। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, इसका कोई काम है क्या यहाँ पे अभी, नो नो। है ना। उसके बाद आएगा, जैसे एक बार कोलिजन हो गया, अब ये इसको कुछ कंप्रेस किया होगा, उसके बाद आएगा स्प्रिंग का केस, उसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, जो भी होना है होता रहेगा। तो हम क्लियर है। स्मॉल स्मॉल इंस्टेंट का देख रहे हैं ना? राइट। तो मतलब एट दैट इंस्टेंट, जैसे जब हम पूल टेबल पे होता है, बॉल स्ट्राइक होता है एक दूसरे को फॉर स्मॉल बस इंस्टेंट। हाँ, उस उतने ही इंटरवल के लिए यहाँ पे देख, ओके। है ना, उसके बाद नहीं ये कर रहे हैं, उतने ही इंटरवल के लिए देख रहे तो उतने में फिर स्प्रिंग फोर्स इतना मतलब एक्ट करना शुरू नहीं करता तब? हैं। राइट। क्योंकि उस केस में क्या अज्यूम कर रहे हैं समझो, जब टाइम इंटरवल स्मॉल कंसिडर कर रहे हैं तो उस केस में ये भी अपन अज्यूम कर रहे हैं कि इन दोनों ब्लॉक का उस इंस्टेंट पे जब कोलिजन हो रहा है कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जैसे ये दोनों ब्लॉक जब कोलाइड कर रहा है तो उस टाइम इंटरवल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये अज्यूम कर रहे हैं अपन। अच्छा, फिर तो स्प्रिंग फोर्स नहीं आएगा। क्लियर। यस सर। और यस। वो ग्रेविटेशनल वाला एग्जांपल था ना, यस। ये वाला ए एंड बी वाला, उसमें इम्पल्सिव नॉर्मल है या नॉन इम्पल्सिव नॉर्मल है? खुद से तुम एक बार डिसाइड करो ना क्या हो सकता है, नॉर्मल कैसा लग रहा है। जब ये आके स्ट्राइक करेगा तो ये इस पे नॉर्मल ऐसा लगाएगा, ये नॉर्मल इस पे ऐसा लगाएगा यहाँ पे जो दिख रहा है, तो ये क्या हो सकता है, ये तुम बताओ एक बार खुद से। इम्पल्सिव नॉर्मल। यस, क्योंकि मोशन के अलोंग फोर्स लग रहा है, किसके अलोंग लग रहा है, मोशन के अलोंग फोर्स लग रहा है। ये नॉर्मल जो है मोशन के अलोंग नहीं लग रहा है, इसीलिए ये नॉन इंपल्सिव है। अगर मैं यहाँ पे n लिख दूं, ये n1 ये n2, तो ये जो n है यहाँ पे n क्या है, इंपल्सिव है, क्योंकि ये मोशन के अलोंग है। n1 एंड n2 क्या है, नॉन इंपल्सिव, क्योंकि ये मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो वो चेंज करेगा ही नहीं वेलोसिटी को। क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे n और n जो है ये मोशन के अलोंग है, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। इसलिए ये नॉर्मल, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो कैसा नेचर का है, इंपल्सिव नेचर का। कैन यू प्लीज
सर आपको फ्रिक्शन ड्यू टू इम्पल्सिव नॉर्मल का एग्जांपल दे सकते थे? अरे यहाँ पे अगर नॉर्मल लग रहा है, सपोज ये रफ होता तो जितने टाइम इंटरवल के लिए ये कांटेक्ट में होता, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग सकता था ना, इसके अलोंग फ्रिक्शन भी लग सकता था ना। अगर ये रफ होता, अरे दो बॉडी कांटेक्ट में है, रफ है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, अगर इसकी टेंडेंसी होती इस डायरेक्शन में जाने की, इस डायरेक्शन में जाने की, तो नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी होती ना, अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा होता इस पे, इस डायरेक्शन में, तो यस सर, लेफ्ट राइट तुम बोल रहे हो? हाँ, तो उस केस में इस पे नॉर्मल फ्रिक्शन लगता है या नहीं लगता, ये बताओ। यस होता। तो उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे अपन, फ्रिक्शन उस ड्यू टू फ्रिक्शन को क्या इम्पल्सिव बोलेंगे? नॉर्मल। यस, वो हो जाएगा इम्पल्सिव फ्रिक्शन। कैसा हो जाएगा? इम्पल्सिव फ्रिक्शन। ओके सर। मतलब वे नॉर्मल रिएक्शन देख लो, अगर नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव है तो फ्रिक्शन भी क्या आएगा, इम्पल्सिव है। बस इतना समझो। तो लाइक 3 बॉडी सपोज हो तो वैसे ना, लाइक बॉडी बी को कोई लेफ्ट लेफ्ट से राइट कर रहा है और बॉडी बी ए के साथ स्ट्राइक हो चुका है ऑलरेडी, वैसे। ये समझा क्या? नोट किया इसको? हाँ यस सर। इम्पल्सिव टेंशन। इम्पल्सिव टेंशन से आप इसको ऐसे समझो कि जैसे ये एक पार्टिकल है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, राइट? तो इम्पल्सिव टेंशन का मतलब सिर्फ टेंशन नहीं होता है। जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए इम्पल्सिव टेंशन, इम्पल्सिव टेंशन का मतलब आपको बताना है impulse in this string, impulse in this string, you have to find the value of j along this string या in this string, वैसा। तो जैसे अगर ये स्ट्रिंग है, अगर मैं इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, पहले ये रेस्ट में था, अभी v से मैंने इसको क्या किया, इस डायरेक्शन में पुल किया, ऐसा v से, ये एंगल सपोज थीटा है, राइट? आपको इस साइड में ऐसे लिख लो, आपको जो ये बताया है j इक्वल्स टू डेल्टा पी, इसको ऐसा भी कहीं कहीं पे आप देख सकते हो, किसी रेफरेंस बुक में आपको मिल सकता है, इम्पल्स मोमेंटम थियरम। इसका मतलब क्या है? इम्पल्स मोमेंटम थियरम। ये जे इक्वल्स टू डेल्टा पी जो है, इसको आप ऐसे भी बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थियरम। तो साइड में कहीं पे ऐसे लिख लेना कि जे जो है, जे इक्वल्स टू डेल्टा पी, वो क्या है, इम्पल्स मोमेंटम थियरम। तो अब यहां से जे है वी, राइट? तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये पार्टिकल का मास m है, तो जैसे आपने इसको वेलोसिटी v दी, इसका मतलब क्या है, आपने इस पार्टिकल को एक इंपल्स दिया है। किस डायरेक्शन में इंपल्स दिया है? किस डायरेक्शन में इंपल्स दिया है? तो इस डायरेक्शन में आपने इस पार्टिकल को एक इंपल्स दिया है j, और उसकी वैल्यू क्या है, m। पहले रेस्ट में था, अभी आपने इंपल्स दिया j। तो अब जो j इंपल्स दिया है, तो ये एक थीटा हो जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इससे, j cos थीटा, वेक्टर है तो कंपोनेंट बनेगा, और एक आएगा j sin थीटा। समझो क्या बता, ये एक पार्टिकल है और ये एक स्ट्रिंग है, इसको v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट क्या, ऐसा पुल कर रहे हैं, समझो। तो यहां से इसका मतलब आपने इंपल्स दिया है या यहाँ से एक ऐसा बॉल है, यहाँ से आपने एक इंपल्स दिया है, तो j की वैल्यू क्या है, mv है, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा। तो देखो, अगर ये बॉल है और ये एक स्ट्रिंग है, आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया है, तो उस इंस्टेंट पे इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो जीरो, बिकॉज ये टॉट नहीं होगी, स्ट्रेच, इसको कोई स्ट्रेच नहीं कर रहा है, राइट? पुल नहीं कर रहा है। टेंशन कभी आता है, जब इसको पुल करते हैं। तो जैसे ये रेस्ट में रहा होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं होगा, लेकिन जैसे इसको पुल किया, अब इसमें टेंशन आए। टेंशन आने का मतलब ये हुआ, इसमें जैसे टेंशन की वैल्यू, यहाँ पे टेंशन अभी इनिशियली टेंशन जीरो था, जैसे इसमें टेंशन नॉन जीरो होगा, जैसे इसमें टेंशन नॉन जीरो होगा, इसकी ये वेलोसिटी
इसका जो ये कंपोनेंट है इम्पल्स का, इसको ये कैंसल आउट कर देगा, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग इस साइड तो मूव नहीं कर सकती है। आप इस साइड भी इसको पुल करोगे, क्या ये साइड मूव करेगी? क्या नहीं करेगी, बिकॉज इसका लेंथ तो फिक्स्ड है ना यार, एल से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो मूव भी करेगी तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी सर्कुलर पाथ में, राइट। Sir, इसका मतलब ये हुआ, sir, initially mass is on ground, na? हाँ Okay, हॉरिजॉन्टल ये है ना, ग्राउंड पे ये सब okay. हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, राइट, यहीं पे। तो अभी क्या होगा कि देखो, इस डायरेक्शन में ये वाला पार्टिकल तो मूव नहीं कर सकता है, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसको कोई ना कोई कंपोनेंट जो होगा जो इसको कैंसिल कर रहा होगा, कोई ना कोई इंपल्स तो होगा जो इसको कैंसिल कर रहा होगा। तो इसको कौन कैंसिल करेगा? इसका मतलब है स्ट्रिंग में एक इंपल्स आएगा, स्ट्रिंग में क्या आएगा? एक इंपल्स आएगा। तो इसको मैं बोल देता हूं जे डैश, इसको मैं क्या बोल देता हूं? जे डैश। तो अभी इस वाले को जे कॉस थीटा को ये जे डैश क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती है, तो इस डायरेक्शन में नेट इंपल्स जीरो होगा, तो जे कॉस थीटा माइनस जे डैश इक्वल्स टू जीरो। तो आप लिखेंगे जे कॉस थीटा इक्वल्स टू जे डैश, राइट। कुछ आ रही है बात समझ में? ये जो जे आया है स्ट्रिंग में, जो इंपल्स आया है, इसी को बोलते हैं इंपल्स ऑफ टेंशन या इंपल्सिव टेंशन, कहीं पे लिखा होगा इंपल्स ऑफ टेंशन और इंपल्सिव टेंशन। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ये बताओ पहले, ये क्यों जीरो हुआ, ये क्लियर है? जैसे आप इसको पुल करेंगे, इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, दूसरा कंपोनेंट इस साइड आएगा, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा नहीं सकता। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये फिक्स्ड है और स्ट्रिंग का लेंथ चेंज होगा नहीं। इसका मतलब इसको जो है कोई बैलेंस कर रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में एक इंपल्सिव टेंशन आ जाएगा। इंपल्स ही है ये, इसको बोलते हैं इंपल्स ऑफ टेंशन या इंपल्सिव टेंशन। तो जी कॉस थीटा माइनस जी डैश इक्वल्स टू जीरो किया जाए, और इसकी वजह से ये आगे जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. सर वेलोसिटी का आपने डायरेक्शन दिया है, वो डायरेक्शन में जा नहीं पाएगा ना वो? नहीं जा पाएगा उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में थोड़ी जा पाएगा वो। अरे जाएगा तो लेंथ चेंज हो जाएगा ना भाई साहब। यस सर, यस सर। नेक्स्ट समझिए क्या है थोड़ा सा। ये एक पार्टिकल है, यहां पे भी एक पार्टिकल है, इसका मास m1 है और ये मास m2 है, और इसको इस डायरेक्शन में मान लीजिए इंपल्स दिया जे। इंपल्स क्या दिया? जे। ये थीटा है। तो अभी जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था, तो इसमें टेंशन की वैल्यू क्या थी? जीरो थी। क्यों जीरो थी? क्योंकि स्ट्रिंग को कोई पुल नहीं कर रहा था, इसीलिए टेंशन की वैल्यू क्या थी? जीरो थी। जैसे पुल करना स्टार्ट किया, तो अभी इसका कंपोनेंट बना लेते हैं अपन। ये जे है तो ये आएगा, थीटा है तो ये आ जाएगा जे कॉस थीटा, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी जे साइन थीटा, राइट। Yes, sir. तो जैसे ये इसको पुल करेगा, इसमें टेंशन नॉन जीरो हो जाएगा। जैसे नॉन जीरो हो गया, यहाँ पे एक इंपल्स आ जाएगा टी डैश, जे डैश। क्या आ जाएगा? जे डैश। जैसे यहाँ पे जे डैश आया है, वैसे डायरेक्शन जैसा टेंशन का होता है वैसे ही डायरेक्शन इसका होता है। पूरे स्ट्रिंग में इंपल्स सेम होगा। यहाँ पे जे डैश है तो यहाँ पे भी जे डैश होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? जे डैश होगा। जैसे यहाँ पे जे डैश आया है, वैसे यहाँ पे भी जे डैश आएगा। ये मास m1 है, ये मास m2 है। अब देखो यार, क्या ये मास और ये मास इस लाइन के अलोंग सेम वेलोसिटी से जाएगा क्या? क्योंकि इसका लेंथ तो चेंज होने वाला है नहीं। तो ये मास और ये मास m1 एंड m2 का जो वेलोसिटी होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन में, क्या सेम होगी? Yes, sir. तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो पहले ये रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में m1 अज्यूम कर लेता हूँ। अभी देखो मोमेंटम से भी सॉल्व करेंगे इसको, बट समझ में आना चाहिए
क्या बता रहा हूं मैं, v1। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं जे डैश इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1। तो चेंज इन मोमेंटम इसका क्या है, mv1 पहले 0 था, m इंटू 0, तो जे डैश की वैल्यू हो जाएगी mv1, इक्वेशन 1 मान ली। सॉल्व करने का ये सब मेथड है। तो जे डैश की वैल्यू क्या हो गई, mv1। अब इसके लिए अगर आप बात करोगे इस m2 के लिए, तो m2 को क्या लिखोगे यार, ये m2 है, राइट, ये m2 है। इस m2 की वेलोसिटी, इस पे इंपल्स पहले देख लीजिए, इस साइड j cos थीटा है और इस साइड j डैश है, और ये इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा है, तो v1 से ही जाएगा ये। अगर ये v1 से जाएगा तो ये भी v1 से जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ चेंज होगा नहीं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंपल्स, अभी नेट इंपल्स इस पे इस डायरेक्शन में कितना है, तो j cos थीटा माइनस j डैश इक्वल्स टू इसका इस डायरेक्शन में इंपल्स, चेंज इन इंपल्स कितना, m2 v1 पहले रेस्ट में था, m2 इंटू 0 क्या आ गया, j cos थीटा माइनस j डैश इक्वल्स टू m2 v1, इक्वेशन, राइट, इक्वेशन 2। अब इसका y डायरेक्शन में भी आप फाइंड कर सकते हो इसको, m2 है, y डायरेक्शन में कितना है इसका, j sin थीटा इंपल्स है, लेट्स से वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में v2 है, तो आप क्या लिखोगे, j sin थीटा इक्वल्स टू m2 v2, पहले तो रेस्ट में था ये m2 इंटू 0, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, j sin थीटा इक्वल्स टू m2 v2, इक्वेशन 3। इंपल्स से कैसे मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम लिख रहे हैं अपन, ये समझ में आ रहा है क्या, ये बताओ पहले। नोट कर लो, पहले इसको नोट कर सर लो। वो सेकंड केस में जो j डैश है, why does it need to be equal to j cos theta? ऐसा तो नहीं जरूरी है ना, क्योंकि फिक्स नहीं है m1। m1 फिक्स नहीं है, तो ये बताओ, इसको जब पुल करेंगे तो इसकी वेलोसिटी एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, ये रेस्ट में ही रहेगा क्या, नहीं रेस्ट में नहीं रहेगा, तो दिस इक्वल्स टू दिस कैसे हो सकता है, सर, अरे वही रेस्ट वही में बोल होगा रहा हूँ। तभी तो ये कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहा होगा ना भाई साहब। यस यस, जैसे ऊपर वाला केस में दोनों कैंसिल कर रहे थे ना एक दूसरे को, यहाँ पे वो हाँ, नहीं क्योंकि होगा ना। मूव नहीं कर रहा है। अरे भाई साहब, यहां से समझिए आप, ये इस साइड जा रहा है j cos थीटा से, ये इस साइड j डैश है, इसकी वेलोसिटी अभी भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, तो j cos थीटा माइनस j डैश इज mv फाइनल माइनस mv इनिशियल, तो j cos थीटा माइनस j डैश इक्वल्स टू 0 माइनस 0, तो j cos थीटा माइनस j डैश इज 0। यस सर। नोट कर लो। नोट करो ना, इसको डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व करेंगे अभी। नोट करो, इस दो अलग अलग पार्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ कि ऐसे लगाना है, ऐसे यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये टेंशन, यहाँ पे जो टेंशन आया है इस डायरेक्शन में, पहले इसकी कुछ वेलोसिटी बन सकती थी बट अभी 0 हो गई है, राइट। कंपोनेंट इंपल्स, इंपल्स का कंपोनेंट था, बट अभी नेट जो है इस पार्टिकल का इंपल्स जो है वो 0 हो चुका। इसका मतलब ये टेंशन कैसा हो गया, इंपल्सिव इन नेचर। यहाँ पे भी टेंशन कैसा है, इंपल्सिव इन नेचर। इसी टेंशन की वजह से इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, ठीक है। इसीलिए ऐसे टेंशन को बोलते हैं, ये टेंशन कैसा होगा, इंपल्सिव इन
Sir, for that j cos theta and that j dash के लिए velocity along x direction ले रहे हो ना? जे cos थीटा ये नहीं बोल नहीं, ऊपर ऊपर वाला, उसमें along x direction ले रहे हो ना velocity? हाँ ओके, तो इसलिए वो 0 0 दिखा आपने। हाँ, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ही है ना ये, तो एक्स हाँ, डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर। हाँ। डन। तो यहां से अब देखो इक्वेशन 1 और 2 का यूज करता हूं मैं, जे डैश की वैल्यू पुट कर देता हूं यहाँ पे। जे डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv1 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, पेज 4 ये फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। यहां से क्या आ रहा है आपका, जे कॉस थीटा माइनस mv1 इक्वल्स टू m1 v1 इक्वल्स टू m2 v1। तो जे कॉस थीटा की वैल्यू देखिए क्या आ गई, m2 v1 प्लस m1 v1। तो जे कॉस थीटा क्या आ गया, m1 प्लस m2 इंटू v1, ये आ जाएगा। इसको आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव, और वैसे ही यूज करेंगे अपन। ये तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि कैसे वो मूव कर रहा है, कैसे उसकी वेलोसिटी आ रही है, क्योंकि हर उस पार्टिकल पे भी m1 पे भी इंपल्स लग रहा है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी आ रही है। जैसे ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये m1 है, ये m2 है, j है, और ये थीटा है। तो इसका एक कंपोनेंट है सेट j cos थीटा, ये कंपोनेंट है सेट j sin थीटा। तो सबसे पहले आप यही डिसाइड कर लो कि वेलोसिटी इसकी और इसकी सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग के अलॉन्ग है, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। यस, If both the velocities are the same, so we can just ignore the string and consider both of them to be one system. नहीं नहीं, you can't assume both as a system. हाँ, but you can assume both as a system along x direction. Yes. You can't assume both as a system along y direction, right? क्या assume करना है, x डायरेक्शन के along assume करना है सिस्टम, वही मैं assume करूंगा। I'm going to assume the same thing. क्या है, velocity of m2 is v1 along this direction and velocity of m1 is v1 along this direction. तो अपने को पता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम मींस क्या, इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको x और y दोनों कंसीडर करना है। तो along x डायरेक्शन आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि j इक्वल्स टू j cos थीटा हो जाएगा, ये jx इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम along x डायरेक्शन। तो j cos थीटा इक्वल्स टू इट वुड बी m2 v1 प्लस m1 v1 माइनस इनिशियली 0 था, 0 कर दो। देखो सेम फंक्शन आ जाएगा क्या अपने को, m1 प्लस m2 इंटू v1। तो डायरेक्शन के अलॉन्ग इसको सिस्टम कंसीडर करना है। डायरेक्टली यू कांट अज्यूम बोथ एज अ सिस्टम बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है जी, तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा x एंड y में, और फिर आप रिजॉल्व करो। जैसे अपन किसी पार्टिकल को सिस्टम अज्यूम करते हैं, 2 ब्लॉक है उसको सिस्टम अज्यूम किया, तो उसमें भी डायरेक्टली नहीं लिखते, फोर्स को रिजॉल्व करते, फोर्स को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। अगर किसी भी एंगल पे फोर्स एक्ट कर रहा होता है उसको रिजॉल्व करते हैं। अभी रिजॉल्व किया, फिर अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर y डायरेक्शन में लिखना है, अलोंग y डायरेक्शन,
जे वाई इक्वल्स टू डेल्टा पी वाई, तो ये जे वाई क्या है, जे साइन थीटा, एंड पी वाई इज m2, ये v2 से जा रहा है m2 v2, और ये तो रेस्ट में ही रहेगा, ये तो इस डायरेक्शन में सिस्टम में फिर भी यही मूव कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अलग से x डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे एंड y डायरेक्शन में, इट वुड बी m1 into 0, और इनिशियली भी 0 है, तो j sin थीटा वुड बी m2 v2। तो डायरेक्टली आप यहां से इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज करके, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूज करके आप ये वाला इक्वेशन ला सकते हैं, जहां अपन ने इंडिविजुअली इसका फाइंड किया, इसका फाइंड किया, फिर इक्वेशन 1 और 2 को यूज किया, फिर ये आया, यहाँ पे आप डायरेक्टली ला सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो, एक क्वेश्चन करते हैं, नोट करो इसे, फिर कुछ समझ में आएगा अच्छे। ये क्या है, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल का कॉन्सेप्ट ही है, वैसा ही उसी टाइप से ही है। टाइप वही है। क्वेश्चन समझते हैं। So can you please shop but screenshot नहीं? देखिए यहाँ से ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सबसे पहले इसी पे है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, पार्टिकल बी ये रेस्ट में है, इसका मास m है, पार्टिकल ए इसका भी मास m है, ठीक है, इसका मास क्या है, और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यहां से यहां का लेंथ अभी गिवन है 3l/5, क्या गिवन है 3l/5, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग ऐसी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l है, यहां से यहां तक का इसका लेंथ क्या है l, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज l। इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, इसको दिया v0 वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी v0, और ये सरफेस जो है ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड, क्वेश्चन नोट कर लो, मैं सॉल्व करूंगा इसको, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल A and B just after the string becomes taut, the string becomes taut, first। second, find the impulse of tension या impulsive tension, impulse of tension when the string becomes taut, tension when
या इम्पल्सिव टेंशन लिखा होगा, मतलब जे की वैल्यू बतानी है इस स्ट्रिंग में व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट, बिकम्स टॉट, ये टॉट लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसको मैं सॉल्व करूंगा, समझिए सिर्फ। सर यस सर ऊपर वाला जो जे एक्स एंड जे वाई है, उसमें आपने नेट चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एंड नेट चेंज अलोंग वाई लिया है ना? हाँ, ओके। तो दोनों बॉडीज है उसको सिस्टम लिया और दोनों का मोमेंटम ऐड, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल किया। सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम लग रहा है वो देख लो क्या है, राइट। यस यस। उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन लिख दो, वाई में क्या लग रहा है और कौन सा पार्टिकल मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन लिख दो। ओके सर। Sir, can you read last sentence of second question? Find the impulse of tension, find the impulse of tension when the string becomes taut, TAUT. Okay, thank you, sir. अब देखो इसको मैं सॉल्व कर, समझिए एक बार क्या है, मिस हो गया था। ये ए है और ये B है। तो अभी तो ये मूव नहीं करेगा जब तक स्ट्रिंग में टेंशन नहीं आएगा, तब तक तो ये मूव नहीं करेगा, ये तो क्लियर है। तो स्ट्रिंग में टेंशन आने के लिए पहले सीधा ऐसा स्ट्रेट जा रहा था, स्ट्रेट ही जाएगा। अभी जस्ट जो है मान लो ये अभी ये जा रहा था यूज V0 से, और इसका लेंथ अभी हो गया L, लेंथ क्या हो चुका है L, बट अभी भी इसमें टेंशन की वैल्यू क्या है, 0 है। अभी भी इसमें टेंशन क्या है, 0 है ना। तो स्ट्रिंग के टॉट होने से जस्ट पहले अगर आप इस पार्टिकल की वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी क्या आएगी देख लेते, पहले थीटा फाइंड करें। ये कितना दिया हुआ है 3L/5। ये समझ में आ रहा है क्या है कि जब तक लेंथ L नहीं होगा तब तक तो स्ट्रिंग टॉट नहीं होगा, तब तक इसमें टेंशन नहीं आएगा, राइट। जब तक टेंशन नहीं आएगा तब तक ये मूव नहीं करेगा। तो अभी जस्ट बिफोर टेंशन इन स्ट्रिंग बिकम्स नॉन जीरो, उसका केस बनाया है मैंने, सर है नीचे ना। ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। अरे भाई साहब कहाँ पे हो, इसलिए बोलता हूं मैं हमेशा रीड करना इंपॉर्टेंट होता है। आ गया क्वेश्चन, है क्या लिखा है, रीड किया जाए थोड़ा सा, क्या लिखा है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या मतलब उसका। We are on the top and it's on the bottom. It's like on a table and we are working यस, on the roof. अच्छा वैसे एक ओके यहाँ पे है एक यहाँ पे है और यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये ऐसा जा रहा है। ओके। तो अपने वर्टिकल ड्रॉ किया, अपना कंफ्यूज हो रहा है। तो अरे इस पे वर्टिकल, इस पे और कैसा ड्रॉ होगा भाई साहब। सर नहीं समझ आ गया। हाँ ठीक है छोड़ो, यहाँ से V0। तो अभी जस्ट बिफोर जैसे इसमें जैसे ये स्ट्रिंग टॉट होगी उससे जस्ट पहले का ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी जैसे थीटा की वैल्यू लिख रहे हैं तो थीटा यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा अपने को दिस अपॉन दिस, तो 3L/5 अपॉन L, L से L जाएगा तो साइन थीटा इज 3/5, मतलब थीटा की वैल्यू 37 डिग्री, थीटा अपने को आ गया 37। तो उसके जस्ट पहले इसका कॉम्पोनेंट देख लेते हैं। तो इसका एक ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एक कॉम्पोनेंट इस साइड आएगा V0 cos थीटा, और एक कॉम्पोनेंट इस साइड आएगा, ये कितना हो जाएगा यार V0 cos 37 डिग्री, मतलब 4V0/5, और ये कितना आ जाएगा V0 sin 37, ये हो जाएगा 3V0/5। ये तो जैसे ही टेंशन, अभी भी टेंशन 0 ही है बट स्ट्रिंग का लेंथ L हो चुका है। अब जैसे ये इसको क्या करेगा, स्लाइटली मूव करेगा, ये इसमें टेंशन आ जाएगा। मैं उसको भी ड्रॉ कर लेता हूं।
अभी इसमें टेंशन जो है वो नॉन जीरो। अभी टेंशन जैसे नॉन जीरो होगा, अब ये बताओ ये स्ट्रिंग क्या करेगा, एक इंपल्स लगाएगा, जॉक लगाएगा इस पे, तो यहाँ पे जे डैश और यहाँ पे जे डैश है, मतलब अब ये मूव करना स्टार्ट करेगा, ये भी मूव करना स्टार्ट करेगा। तो अब देखो यहाँ पे इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, क्या इस इंपल्स की वजह से इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चेंज होगी, ये बताइए पहले। अरे अभी स्ट्रिंग में टेंशन आ गया, टेंशन आ गया मतलब ये इंपल्स ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, इसका एक कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, बट ये इसको मूव नहीं करने देगा, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अभी इसकी वेलोसिटी जस्ट पहले क्या थी, 4v0/5 थी, अभी इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अभी इस स्ट्रिंग के अलोंग इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है, सेम होगी। तो अभी इसकी वेलोसिटी v, मान अज्यूम कर लेता हूं इसकी वेलोसिटी v, तो इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में क्या होगी, v होगी। क्यों v होगी, क्योंकि एक स्ट्रिंग के अलोंग है, ये स्ट्रिंग के अलोंग है, तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम होगी। अच्छा इसकी जो a की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, ये चेंज होगी या सेम रहेगी, ये बताओ। सेम है। Sin theta won't change. क्यों V सेम not sin रहेगी, theta. क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी इंपल्सिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। इंपल्सिव फोर्स यहाँ पे क्या है, टेंशन, राइट। तो टेंशन किस डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज करेगा, इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज करेगा। इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है। तो ऐसा मैं लिख देता हूं, इन सब स्टेटमेंट को मैं लिखता हूं, सिंस देयर इज no impulsive force acting perpendicular to the string hence the velocity of a perpendicular to the string remains same. Velocity of a perpendicular to the string remains same. Here the velocity of particle the velocity of particle will be changed along the string due to tension or you can say Jake. और है ना, the string is jerked, string को पुल कर रहा है तो जर्क लग रहा है उस पे, इसलिए। तो यहां से अभी ये देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आया, ये आपको आया, स्टेटमेंट से समझ में आ गया ये क्यों चेंज हो रहा है, ये क्यों चेंज नहीं हो रहा है, ये क्यों चेंज हो रहा है। अब देखो इस पे अगर टेंशन देखोगे, इस साइड टेंशन टी है, इस साइड टेंशन टी है, राइट। तो नेट टेंशन इस पे जीरो है, तो नेट इंपल्सिव फोर्स जीरो है, इसका मतलब P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल होगा या नहीं होगा, इस डायरेक्शन में अलोंग x डायरेक्शन, राइट। और y डायरेक्शन में तो है ही, y डायरेक्शन में अभी जितना है पहले भी उतना ही था। तो अलोंग x डायरेक्शन अभी आप क्या लिख सकते हैं, या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए स्ट्रिंग, x नहीं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए स्ट्रिंग P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। तो अभी आप लिख सकते हैं अलोंग द स्ट्रिंग, जे यूज भी नहीं करेंगे तो भी आंसर आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अलोंग द स्ट्रिंग P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। इनिशियल कितना था, देखो इनिशियल मतलब यहाँ पे, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ यही मूव कर रहा था, तो कितना था ये यार, m इंटू 4v0/5। अभी ये क्या होगा, mv प्लस mv, ये भी v से जा रहा है, ये भी v से जा रहा है, दोनों का मास सेम है m m। तो यहां से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, ये 2 हो जाएगा, तो 2v0/5, राइट। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2v0/5। पहले इतना आप नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर आप सर वो v cos थीटा जो है दैट इज चेंजिंग ड्यू टू j ना, देन तो v will keep on decreasing ना फिर, तो मतलब v cos थीटा वाला पार्ट।
हाँ, तो इसीलिए तो पहले 4v0/5 था, अभी 2v0/5 हो गया। और फिर उसके बाद भी डिक्रीज होता रहेगा ना? तो उसके बाद क्या होगा वो अपन फाइंड कर रहे हैं क्या, ये बताओ ना। चलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ होगा ना यार, उसको तो डिस्कस ही नहीं कर रहे, किसी क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं क्या उसके बाद क्या होगा। नहीं नहीं। सो जो एल है, ए से एल बनता है, उसको ना वेलोसिटी क्या बोल रहे हो? वो टर्न से पहले एल जब बनता है लेंथ यस, पूरा, उसके थोड़ा से पहले से हम लोग ढूंढ रहे हैं स्पीड उसका। नहीं उसी इंस्टेंट पे है, एल हुआ तो अभी लेंथ एल हो गया तो ऐसा थोड़ी कि उसमें टेंशन आ जाएगा, जर्क लगेगा अभी फिर तब तो टेंशन आएगा ना यार। हाँ सर। जैसे यहाँ पे इसका लेंथ है, ऐसा है, लेंथ एल है, अभी इसमें टेंशन आएगा क्या? नो। जैसे इसको पुल करेंगे किसी भी डायरेक्शन में तभी टेंशन आएगा ना। यस। तो यहाँ पे एल आया है, अब इसके बाद जब इसको पुल करेंगे तो टेंशन आएगा। अच्छा, तो हम लोग उसको ओरिजिनल लेंथ तक का वेट करेंगे, फिर उसके बाद ही आएगा। यस। सर लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी तो वेलोसिटी है ना, उसका क्या हाँ तो होगा? क्या, वो तो रहेगी ना, इसकी वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में रहेगी ही, ये थोड़ी चेंज होने वाली है। बेंड नहीं होगा ऊपर की तरफ? क्या? स्ट्रिंग फिर ऊपर नहीं जाएगा? A will shift towards the top, right? Because the direction changes. देखो यस सर। ये वाली वेलोसिटी इसकी ऐसी है, ये वाली वेलोसिटी अभी ऐसी है, तो इस इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड कर रहे हैं ना। उसके बाद क्या होगा, और ये तुम बोल रहे हो यहां से बोल रहे हो क्या, तुम ऐसा बोल रहे हो? तुम यहां से बोल रहे थे कि यहां से स्ट्रिंग जो मैं इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा हूं, ऐसा ऐसा शिफ्ट कर रहा हूं, तो यहां से यहां तक में पहले ये बताओ, यहां से यहां तक में कोई डाउट है क्या, यहां से यहां तक ये ब्लॉक ए ऐसे ही नो सर। रहेगा? नो सर, वहां तक तो समझ यहाँ गया। यहां से यहां तक में क्या डाउट है, अभी भी लेंथ इसका एल ही है ना यार, उसी इंस्टेंट पे देख रहे हैं ना अपन, ओके थीटा सर, इक्वल्स ओके। टू 37 डिग्री पे ही देख रहे हैं ना। अरे भाई साहब समझो, ये ऐसा एक स्ट्रिंग है, अभी ऐसा है, क्या होगा टेंशन, लेंथ एल है, टेंशन क्या होगा, 0 होगा। इसको पुल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेंथ एल है, इसी इंस्टेंट पे टेंशन नॉन जीरो हो जाएगा, इसी इंस्टेंट पे जब इसको पुल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो सेम वही चीज है, पहले 0 था और उसके जस्ट बाद क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया, बट अभी भी थीटा 37 डिग्री है। तो इसकी वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में थी, तो जस्ट उसी इंस्टेंट पे चेंज होगा, तो इस डायरेक्शन में चेंज होगा, इस डायरेक्शन में चेंज, उसके बाद क्या हो रहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं क्या अपन। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? सर समझ गया सर। नोट कर लो। Sir, can you hear the question second part again? फाइंड 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 द इंपल्स ऑफ टेंशन, सेकेंड क्वेश्चन था, फाइंड फाइंड द इंपल्स ऑफ टेंशन, find the impulse of tension when the string becomes taut, when the string becomes taut. Sir, just before or just after? When the string becomes taut, यहाँ पे टेंशन 0 है तो टॉट नहीं है, लेंथ एल तो है, बट टॉट का मतलब ये इस पे अभी कोई जॉक नहीं लगा रहा है, राइट? जब टॉट बोल दिया मतलब टेंशन नॉन जीरो, राइट? जब भी क्वेश्चन में बोला जाए टॉट मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग जो होगा वो नॉन जीरो।
सेकेंड क्वेश्चन का आंसर राइट, जिसका भी आंसर है राइट। अभी पहले मुझे वी ए भी फाइंड, अभी वी ए वी भी फाइंड करना है ना। सिर्फ यहाँ पे वी आया है, वी से सिर्फ वी वी की वेलोसिटी आएगी, पहले इतना नोट कर लो फिर मैं आगे डिस्कस। क्वेश्चन अगर बना तो पेपर का, अगर मान लो पेपर में 5 डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसमें से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ये रहे, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ये रहे। Sir, this is for complete JEE mains or is this for current TWT? नहीं, किसी के लिए भी, ऑफिशियल जेई मेंस की बात करेंगे। अगर सपोज पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, ऑफिशियल जेई मेन में भी अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अगर सपोज उसमें ये क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब अगर पेपर में 5 डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसमें से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ये होगा। टीडब्ल्यूटी में तो ये क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, मेंस में भी, मतलब इसमें भी चांसेस कम है, एमटी में भी। सर मुझे क्वेश्चन में डाउट है, क्या मैं क्लास खत्म होने के बाद पूछ सकता हूँ? क्या डाउट है, पूछ लो ना, अभी पूछ लो भाई। वो विंडो टू जेई मेन का लास्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। वो अभी डिस्कस किया है क्या, विंडो टू जेई? नोट करो इसको। लास्ट वाला किधर 3h दिखा रहा है, पर मुझे टेक्स्ट बुक में कुछ अच्छा और ठीक है आंसर ठीक है, दिया। लास्ट में एक बार देख लेता हूँ, अगर मेरे पास पीडीएफ होगा तो मैं देख कर बताता हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। नोट कर लिया इसको। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। तो बी की वेलोसिटी क्या है यार, बी की वेलोसिटी तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में वी है, तो वेलोसिटी ऑफ बी इज वी, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2v0/5। ए की वेलोसिटी की बात करेंगे, है ना, तो ए की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 3v0/5, 90 डिग्री पे। तो वेलोसिटी ऑफ ए आप क्या लिखोगे, √v² प्लस 3v0/5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये v² मतलब 2v0/5 का स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 9v0²/25। तो ये कितना आ जाएगा, 4v0²/25 प्लस 9v0²/25। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 + 9 13 v0/5, राइट। तो √13 v0/5 आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। सेकंड, इंपल्सिव टेंशन फाइंड करना, मतलब इंपल्स फाइंड करना है स्ट्रिंग में। तो बी ऐसा है, बी पे इंपल्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जे डैश मान लेता हूँ, और इसकी वेलोसिटी वी है, तो जे डैश को आप क्या लिखोगे, एम वी माइनस एम इंटू, पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो जे डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू वी की वैल्यू कितनी है, 2v0/5। तो आपका इंपल्सिव टेंशन जो है वो आ जाएगा 2mv0/5, 2mv0/5। नोट कर लीजिए आप। अब स्टार्ट करेंगे अपन कोलिजन। कोलिजन
लिखेंगे अपन कोलिजन, ठीक है। तो जैसे एक पार्टिकल है ए U1 से जा रहा है, साथ में कॉपी करो इसको, डेफिनेशन आएगा पहले बी, और फिर ये U2 से जा रहा है, बिफोर कोलिजन है, ये बिफोर कोलिजन। तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, ये इसकी ये स्ट्राइक कर रहा होगा इस पे, ये इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा ऐसा, ये इम्पल्सिव फोर्स ऐसा लगाएगा, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ड्यूरिंग कोलिजन। तो यहाँ पे अभी ये ए V1 से जा रहा है सपोज, और बी V2 से जा रहा है, ये आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन में क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है या इसका जो मोमेंटम है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। इसका जो मोमेंटम है वो क्या हो जा रहा है, मोमेंटम तो सेम रहेगा, बिकॉज जितना इस पे फोर्स लग रहा है उतना ही इस पे फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स हमेशा इंपल्सिव फोर्स 0 आएगा, नेट इंपल्सिव फोर्स 0 आएगा तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो कोलिजन में हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहता है, कोलिजन में हमेशा मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे जो मोमेंटम है, मोमेंटम यहाँ पे भी सेम होगा, बट इंडिविजुअल पार्टिकल पे जो मोमेंटम है सिर्फ वो चेंज हो जाएगा, मतलब मोमेंटम रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लिखेंगे अपन कोलिजन, collision is an event in which an impulsive force acts between two or more bodies for short time, which results in change in their velocities, change in their velocities. Basically क्या होता है, it is a redistribution of the redistribution of linear momentum. It is the redistribution of linear momentum, और कुछ नहीं। देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, नोट कर लो पहले ना, इसमें क्या क्या टर्म्स आएगा वो इम्पोर्टेंट। वो समझा नहीं कि लीनियर मोमेंटम लाइक कंजर्व क्यों रहेगा। There is no loss of energy, right? हाँ यस। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का कुछ कंडीशन होता है दक्ष, यस सर। क्या होता है, नो एनर्जी लॉस। देख लो कह रहा है नो एनर्जी लॉस। कोई बताएगा यार क्या होता है कंडीशन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। So net external force acting on system should be 0. 0, तो एनर्जी लॉस कहां से आ गया तुम्हारा। तो अब ये बताओ, क्या यहाँ पे सिस्टम पे नेट इंपल्सिव फोर्स, वहां पे कुछ बताया था कि वो एक्सटर्नल फोर्स को अपन इंपल्सिव बोलेंगे ऐसा, तो यहाँ पे इंपल्सिव से देखना है, नेट इंपल्सिव फोर्स सिस्टम पे 0 है या नहीं है ये बताओ। यस सर। तो जब इंपल्सिव फोर्स 0 है तो इसका मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा। यस सर कंजर्व होगा।
एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है ना, इट इज जस्ट हाँ, इंटरनल फोर्स। जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स ये लगा रहा है, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, राइट। यस सर, एक्सटर्नल फोर्स यार है ही नहीं बट ऑलरेडी मतलब। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, LOI। देखो यहां से लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है उसको समझ लीजिए, मेरे साथ ही नोट करो पहले इसको। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है? द लाइन पासिंग थ्रू, द लाइन passing through the line passing through the common normal to the surfaces in contact, the line passing through the common normal to the surfaces in contact during impact. During impact means during collision, during impact, collision is called line of impact, is called line of impact। क्या है? जैसे कोलाइड हो रहा है ये पार्टिकल, इसके साथ ऐसा इसका कोलिजन हो रहा है, तो जब ये कोलाइड हो रहा है तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है कॉमन टैंजेंट, ये इसका कॉमन टैंजेंट हो गया, राइट, कॉमन टैंजेंट, कॉमन टैंजेंट हो गया। तो अब जब टैंजेंट आ जाएगा तो नॉर्मल तो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा दोनों के, राइट, C1 C2 है, तो ये इसका कॉमन नॉर्मल हो गया, कॉमन नॉर्मल। इसी कॉमन नॉर्मल को बोलेंगे अपन लाइन ऑफ इम्पैक्ट, नॉर्मल इसी को क्या बोलेंगे अपन? लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कॉमन नॉर्मल ही क्या होगा अपना? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो, अगर यहाँ पे ये कोलिजन हो रहा है, राइट, तो ये इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट LOI, यही कॉमन नॉर्मल है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये हो गया। तो ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल इस पे नॉर्मल रिएक्शन इसी डायरेक्ट, इस पे जो इंपल्सिव फोर्सेस डायरेक्शन में लगाएगा, यहाँ पे नॉर्मल है वो, इस पे इंपल्सिव फोर्सेस डायरेक्शन में लगाएगा, तो इस पे इंपल्सिव ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस पे इंपल्सिव ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है, मैं म्यू को 0 मान रहा हूं, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं होगा कॉमन टैंजेंट के, मैक्सिमम क्वेश्चन। अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कोई एक क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है जहां पे यहाँ पे कुछ हो, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट कर रहा हो, 99 क्वेश्चन में नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू को मैं 0 मान रहा हूं, मतलब ये दोनों स्मूथ बॉल है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा म्यू की वैल्यू 0 है। तो जब म्यू की वैल्यू 0 है तो अब ये बताओ, इस पे इंपल्सिव फोर्स इस साइड, इस पे इंपल्सिव फोर्स इस साइड, अगर इस पार्टिकल की, कोलाइडिंग पार्टिकल्स की वेलोसिटीज भी अगर चेंज होगी तो वो किस डायरेक्शन में चेंज होगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में चेंज होगी। तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग एक्ट कर रहा है। तो वेलोसिटी अगर चेंज होगी इस कोलाइडिंग पार्टिकल की तो किसके अलोंग चेंज होगी? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग चेंज होगी। कॉमन टैंजेंट के अलोंग कोई फोर्स, इंपल्सिव फोर्स एक्ट कर ही नहीं रहा है, तो उसके अलोंग वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। उसके अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो नोट करके इस पॉइंट को लिखना है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। velocities of colliding particles, velocities of colliding particles will change along line of impact। किसके along change होगा? line of impact। because
impulsive force is acting along it. Impulsive force is along it. Second, velocities of colliding particles. Velocities of colliding particles particles will remain same before and after collision. Same before and after collision along common tangent, along common tangent, since there is no impulsive force acting along it, impulsive force acting along it, right? किसी को कोई डाउट है इसमें? नोट Yes. कर सर No doubt. यस सर अगर सपोज बॉडीज दो मतलब डायगोनली मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईच अदर, तभी कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग चेंज नहीं होगा? किसी के अलॉन्ग मूव कर रहा है, कैसा मूव कर रहा है? ऐसा मान लो ये ऐसा जा रहा है, ऐसा कोलिजन हो गया, राइट? हाँ यस सर। ऐसा कोलिजन हो गया, तो अगर ऐसा कोलिजन हो गया तो ये इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा। यस यस ये थोड़ी होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सर नहीं, लाइन ऑफ डायगोनली आई मेंट लाइक फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ पेज टू राइट कॉर्नर, वैसे एक बॉडी चल रहा है और दूसरा बॉडी राइट कॉर्नर ऑफ पेज टू लेफ्ट कॉर्नर चल रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ये हाँ हाँ तो ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ऐसा कोलिजन होगा। हाँ यस सर। अरे ये इस साइड से आ रहा है, ये इस साइड से जा रहा है, ऐसा कोलिजन होगा। इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा? ये होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यस सर। नहीं सर मतलब क्या भाई? मैं एक मिनट ड्राइंग भेजता हूँ, एक मिनट। Sir, is common tangent always perpendicular to line of impact? यस, Okay, sir. हमेशा होगा ना। सबसे पहले जब भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट फाइंड करना होगा ना, पहले आप फाइंड करोगे कॉमन टैंजेंट फाइंड करोगे। पहले आप क्या फाइंड करोगे? कॉमन टैंजेंट। तो ये दोनों यहाँ पे कांटेक्ट में है तो कॉमन टैंजेंट ये आ जाएगा, राइट? Yes. तो अब इसके परपेंडिकुलर ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट, कॉमन टैंजेंट ये आ जाएगा। सीटी बोल देता हूं मैं। Can you show upper part please? तो इसका ये हो जाएगा LOI, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सर मैं बोल रहा था लाइक लेफ्ट पेज, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ पेज नहीं तुम ड्रॉ करके अब भेजो ना। अभी क्या बोलूं मैं, कैसे मैं समझू? लेफ्ट पेज से ये ऐसा है, बोलो अब क्या? ये दो पार्टिकल बना लिया, अब बताओ क्या कैसे जाना है? जो तुम ये राइट वाला पार्टिकल ऐसे जाके कोलाइड हो रहा है। हाँ ऐसे यस। देखा जाए यहाँ पे, ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है, ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है, कहीं यहाँ पे ऐसा कोलिजन होगा ऐसा, या ऐसा कोलिजन होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। तो अब ये बताओ, कॉमन टेंजेंट इसका ये होगा। अगर ऐसा कोलिजन हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, तो कॉमन टेंजेंट इसका ये होगा। यस तो कॉमन टेंजेंट ये, कॉमन नॉर्मल ये होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये होगा इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो वेलोसिटी, अब ये बताओ, जब ये कोलाइड होगा तो फोर्स इसी के अलोंग लगेगा ना यार? हाँ यस सर राइट। इसके अलोंग थोड़ी लग रहा है फोर्स। यस तो वेलोसिटी इसी के अलोंग चेंज होगी। इसके अलोंग पहले जो वेलोसिटी थी अभी भी वही होगी, इसके अलोंग पहले जो वेलोसिटी थी अभी भी वही होगी। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी सेम होगी। यस सर। लाइक जो जब नीचे वाले पार्टिकल्स है उनकी वेलोसिटी को हम रिजॉल्व करें, कंपोनेंट बनाए उनका। कंपोनेंट कैसे बनाएंगे समझना नीचे पड़ेगा। वाला जो हाँ कंपोनेंट कैसे बनाएंगे उस चीज को समझना पड़ेगा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसका कैसा है? ऐसा है,
तो पहले आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लो, यस सर, ओके। कॉमन टेंजेंट आप यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर लो, सपोज ये ऐसा है, राइट। तो हाँ, अभी इसकी वेलोसिटी को आपको ऐसे रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन। अच्छा, मतलब एक्सेस को हमने कॉमन टेंजेंट एंड लाइन ऑफ एक्शन मान लिया। यस। ओके तो ओके। अभी इस कॉमन टेंजेंट के अलोंग जो पहले वेलोसिटी थी अभी भी उसकी वही, अच्छा, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा ना। राइट। ओके। नोट कर लीजिए आप। सर खाली LY पे होगा मतलब हमेशा? नहीं, क्यों होगा ये बताओ ना, वो तो मैं बता रहा हूँ कि होगा, तुम बताओ क्यों होगा। क्योंकि फोर्स वहाँ पे लग रहा है मतलब सर। इसलिए जब फोर्स जिस डायरेक्शन में, फोर्स ही चेंज करता है ना यार वेलोसिटी को। हाँ सर। तो जब कॉमन टेंजेंट के अलावा कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है तो क्या उस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी? नो सर। तो इसलिए सिर्फ किसके अलावा चेंज होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलावा ही चेंज होगा, बिकॉज हमेशा इंपल्सिव फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, लाइन ऑफ। ये लास्ट ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे डिस्कस करेंगे अपन। तुम्हारा क्या डाउट है यार, एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ, अभी नहीं आएगा तुमको। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे हो ना यार? अरे विंडो टू जेई क्वेश्चन नंबर 16, राइट। वो अभी आपसे नहीं होगा, ये कोलिजन का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है? कोलिजन का। वो मैं बताऊंगा फिर आए। सर यस। सर, वो जो एक क्वेश्चन किए थे ना हम इससे पहले, जो आप बोले थे हार्ड वाला क्वेश्चन है, बोलो बोलो। सर उसमें जो जे डैश है, why are we considering it as an impulsive force? क्योंकि जब तक वेलोसिटी रहेगा तब तक वो फोर्स एक्ट करता रहेगा ना, तो लॉन्ग टाइम हो गया ना फिर तो बहुत। कौन सा इंपल्सिव फोर्स, क्या इंपल्सिव, इंपल्सिव टेंशन बोल रहे हैं। हाँ हाँ, Impulsive- इम्पल्सिव टेंशन बोल रहा हूँ। why is it हाँ, like, why is it impulsive? because velocity तो बहुत देर तक रहेगा ना, वो फोर्स भी तब तक ही रहेगा। अरे भाई साहब, यहाँ जो इसकी वेलोसिटी अभी थी 4v0/5, यहाँ जो इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो क्या ये सडन चेंज होगा, सडनली चेंज होगा क्या? ये डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे लेंथ l हो चुका है, यहाँ पे लेंथ l है, यहाँ पे टेंशन 0 है, यहाँ पे टेंशन नॉन 0 है, तो उसी इंस्टेंट पे यहाँ पे टेंशन नॉन 0 होगा ना। तो यहाँ से 4v0 से जो वेलोसिटी है ये 2v0/5 हो गई, तो ये क्या है, ये टाइम इंटरवल लग रहा है ज्यादा। नहीं सर। तो फिर अच्छा, तो इस सर इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं ना फिर? यस, सर तो इसीलिए इसके तो इसके इसके बाद इसके बाद इंपल्सिव होगा क्या, कोई जर्क लगाएगा क्या वो, ये बताओ ना। नहीं सर, उसके बाद फोर्स चेंज होगा क्या? नहीं, फोर्स चेंज होगा या नहीं होगा, बट वो टेंशन इंपल्सिव नहीं होगा, राइट। नहीं नहीं, टेंशन की बात करो तो टेंशन विल चेंज आफ्टर दिस इंस्टेंट। अरे टेंशन की वैल्यू फाइंड करोगे क्या तुम, ये बताओ। नहीं सर। तो फिर क्या उसमें डिस्कशन क्या करना है कि टेंशन की वैल्यू क्या होगी, बहुत कुछ अभी इसमें अगर मैं डिस्कस करूं बहुत कुछ आएगा, लेकिन जब जो चीज अपने लिए है ही नहीं तो उसको क्या डिस्कस करूंगी, ये बताओ। अच्छा, तो इस इंस्टेंट की बात कर रहे हो? ओके यस, सर। जो होगा यार। स्ट्रिंग, सर जो स्ट्रिंग होगा, क्योंकि y वेलोसिटी है ना डायरेक्शन में, y डायरेक्शन वेलोसिटी, तो स्ट्रिंग ऊपर भी जाएगा ना उसके बाद। फिर से हेलो। इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये बताया जाए। Find velocity speed of A and B after string becomes taut डॉट, and impulse when string becomes taut. Impulse of उसके tension. बाद क्या होगा, इस इंस्टेंट पे फाइंड कर लिया है ना, इस Yes. इंस्टेंट पे फाइंड कर लिया, तो जस्ट आफ्टर लिखा हुआ है कुछ? नहीं नहीं, नो सर। अरे फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल ए एंड बी जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट। हाँ, यस हाँ, सर। तो जस्ट आफ्टर की बात कर रहे हैं अपन। यस, मतलब वही इंस्टेंट, यस, इंस्टेंटेनियस। उसके बाद क्या होगा वो कहाँ डिस्कस किया है यार, और किस क्वेश्चन में डिस्कस किया है अभी तक, ये बता दो। नहीं किया, ओके। तो फिर यस वो आएगा ही नहीं ना, आगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। सर। और जे जो होता है, जे डैश, वो स्टॉप हो जाता है क्या, लाइक दैट फोर्स? हेलो। ये फोर्स है। इम्पल्सिव फोर्स ना, इम्पल्स ऑफ टेंशन। हाँ, सिर्फ इंपल्स बोलो अभी,
टेंशन की वजह से आ रहा है, इसीलिए टेंशन की वजह से ये इंपल्स आ रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं इंपल्स ऑफ टेंशन, राइट। यस सर। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस पे टेंशन आ चुका है, तो जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या ये बॉडी रिटार्ड कर रही होगी? यस सर। रिटार्ड कर रही होगी तो क्या इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी? यस। अब यहाँ पे टेंशन इस साइड है, तो क्या ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी इस साइड? हाँ यस 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 सर। बोल रहे एक्सेलरेट कर रही होगी, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। यस सर। ये यस बताओ। सर, इट विल इंक्रीज। यस यस। अरे भाई साहब, जब ये पार्टिकल V से जा रहा है, जब ये पार्टिकल V से जा रहा है और ये यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट, कोई फ्रिक्शन नहीं, ऐसा कनेक्ट कर, हाँ ये V से जा रहा है, ये V से जा रहा है। अब ये बताओ उसके बाद, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, टेंशन जो है सडनली चेंज हुआ है, इसके बाद अगर ये V से जा रहा है, ये V से जा रहा है, इसमें कोई टेंशन मुझे दिखेगा? क्योंकि जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है उतना ही डिस्टेंस ये भी ट्रैवल कर रहा है ना यार। यस यस सर। तो इसको पुल कर रहा है कोई इस स्ट्रिंग को, नहीं। तो टेंशन जीरो दिखेगा, इस इंस्टेंट पे टेंशन दिखेगा। इसके बाद जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगा V से, टेंशन जीरो दिखेगा, स्ट्रिंग तो टॉट रहेगी बट कोई पुल नहीं कर रहा है, तो टेंशन जीरो दिखेगा। अच्छा ओके सर। आ रही है बात समझ में? यस सर। चलो नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे अपन।